हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें समुच्चय के प्रकार के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें पहला प्रकार हम पढ़ते हैं क्या भैया? रिक्त समुच्चय। पहला टाइप्स पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट भी बोलते हैं भैया, ठीक है, या यूं कहते हैं कि वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इस दो तीन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। कैसी हो भैया? अवयवों की संख्या 0 हो। कहने का मतलब क्या? उसमें ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इसको दिखाते हैं भैया, इसका प्रतीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे फाई। क्या भैया? फाई, इसको बोलते हैं क्या? फाई, ठीक है। फाई से दिखाते हैं, या सिर्फ समुच्चय ऐसे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, मतलब कोष्ठक, और उसके अंदर कोई भी अवयव ना लिखिए। तो इससे भी पता चलता है क्या, ये किसका साइन है? रिक्त समुच्चय का साइन है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिएगा। जैसे एक समुच्चय हमने ले लिया, ठीक है। हमने कैसा समुच्चय लिया? एक समुच्चय ऐसा लिया कि सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स, ठीक है, एक ऐसा विद्यार्थी है, या यूं कहें एक्स ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत है। क्या भैया? कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत है। दिख रहा होगा वहां तक? ठीक, चलो देखो, हमने क्या कहा? एक ऐसा समुच्चय है, सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स एक ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा 10 व 11 दोनों में अध्ययनरत है। तो बताओ, क्या ऐसा कभी संभव है कि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 का भी विद्यार्थी हो और कक्षा 11 का भी हो? भाई एक विद्यार्थी या तो कक्षा 10 का होगा या तो कक्षा 11 का होगा। क्या वो दोनों क्लासेस को एक साथ पढ़ सकता है? ठीक है, या दोनों कक्षाओं का विद्यार्थी हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं भैया? रिक्त समुच्चय। तो ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय, या वॉइड सेट, या एम्प्टी सेट बोलते हैं ऐसे समुच्चयों को। और एग्जांपल हम आपको देखते हैं, देखिएगा, और एग्जांपल देखिएगा रिक्त समुच्चय में। जैसे कि हमने आपको एक समुच्चय बी दे दिया, ठीक है, एक समुच्चय बी दे दिया। कैसा समुच्चय है? देखिएगा, इसमें सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हमने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर बराबर 2। उसके बाद लिख दिया एक और कंडीशन, एक कंडीशन तो ये लिख दिया, दूसरी कंडीशन एक्स एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? एक्स एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जरा इसका सॉल्यूशन निकालो। चलो भाई, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन एक्स परिमेय संख्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। देखिएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस √2। ये वाला ये सॉल्यूशन देगा। और ये क्या कहता है कि x एक परिमेय संख्या, तो क्या भैया √2 एक परिमेय संख्या है? प्लस के साथ मानो चाहे माइनस के साथ, ठीक है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में, भाई परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको आप p/q के फॉर्म में दिखा सको, q ≠ 0 हो, इसके अलावा p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, या यूं कहें पूर्णांक हो।
भाई यही तो परिमेय की डिफिनीशन होती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और देखिएगा जितनी भी रूट के अंदर वैल्यूज होती है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है, कहने का मतलब जैसे 2 हो गया इसका स्क्वायर रूट, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इन सब के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, तो ऐसी संख्या अपरिमेय की श्रेणी में जाती है। ठीक है, तो भाई यहाँ से 2 कंडीशन है क्या कि x² = 2, तो ये आंसर पाए, लेकिन x क्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो इसका जो सॉल्यूशन आया, इसका जो हल आया वो क्या होगा, वो तो मैच ही नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। भाई 2 कंडीशन होती है, दोनों में हम जो कॉमन होता है वही हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब यहाँ अगर अपरिमेय कह देता, यहाँ देखो यहाँ अपरिमेय कह देता तो ये दोनों आपके आंसर हो जाते कि नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि बी हमारा कैसा है, रिक्त समुच्चय है। कैसा है, रिक्त समुच्चय है। नोट करिए। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है भाई, और बढ़िया से इसको समझते हैं कि रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं और क्यों कहते हैं। भाई हम सिंपल सी बात है, रिक्त समुच्चय क्या, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, या यूं कहें कि अवयवों की संख्या 0 हो, उसे रिक्त समुच्चय कह देंगे। मान लो एक सी कोई, ठीक है, सी एग्जाम्पल है, सभी x का समुच्चय जहाँ x के बारे में हमने कंडीशन दे दिया कि 1 से बड़े ही है और क्या 2 से छोटी है। ठीक, एक x कैसा है, 1 से 2 के बीच में है, और उसके बाद हमने दे दिया x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखो जरा ध्यान से फिर से देखना, अब जब हमने कह दिया एक कंडीशन क्या, x 1 से 2 के बीच में है ना, यहाँ देखिएगा x 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, मतलब अगर हम नंबर लाइन बनाए तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो x इनके बीच में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बताया है, x एक प्राकृत संख्या है। तो भाई x क्या एक प्राकृत संख्या है, देखिएगा जरा, तो भाई 1 से 2 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या आती है, नहीं आती है। भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये एंड सो ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन क्या यहाँ 1 से 2 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या आती है, नहीं आती। इनके बीच में जितनी आती है सब दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, और प्राकृत संख्याओं में दशमलव नहीं होता है, आपको पता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक वाली जो संख्याएं होती हैं वही आपकी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। चलिए, तो भाई हम ये कह सकते हैं ना कि ये भी क्या है, एक हमारा रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, नोट करिए, अगले समुच्चय की ओर बढ़ते हैं, जल्दी नोट करेंगे। चलिए भाई, अब हम दूसरे समुच्चय की बात करते हैं जिसका नाम है क्या, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जैसा ये नाम से पता चलता है भैया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कहने का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, कहने का मतलब जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं, वो क्या है भाई, अपरिमित समुच्चय है। देखिएगा एक एक देखेंगे, पहले परिमित देखते हैं। ठीक है, परिमित समुच्चय, अगर हम परिमित समुच्चय की बात करें तो भैया इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या परिमित हो। भाई ठीक है, निश्चित ब्रैकेट में परिमित भी लिख देते हैं, ठीक है, आप समझ पाओ, जिससे परिमित हो उसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे कि देखिएगा एक सेट हमने लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, इसमें A B C D हमने ये लिख दिया, ठीक, लिख दिया। अब देखो क्या इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो गिनो भाई 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 4 है। तो भैया ये क्या है, परिमित समुच्चय है। अभी हमने एक दूसरा समुच्चय लिख दिया B, हमने कह दिया कि भैया 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसमें अवयवों की संख्या बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गिन लो भाई। तो भाई ये सब कैसे हैं, परिमित समुच्चय। अच्छा जरा एक और बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, हमने कह दिया किसी कैसा समुच्चय है, विश्व में क्या भाई, विश्व में रहने वाली, ठीक है, विश्व में रहने वाले सभी पुरुषों का समुच्चय है, ठीक है, ये ऐसा समुच्चय। अब बताओ ये परिमित है कि अपरिमित,
ठीक है। तो जरा एक बात ध्यान दो, हमने परिमित में क्या डेफिनेशन बताई, हमने बोला क्या अवयवों की संख्या निश्चित हो या यूं कहें कि परिमित हो, या इंग्लिश में अगर आप थोड़ा इसको समझ पाओ तो काउंटेबल हो। क्या काउंटेबल हो मतलब ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। क्या भाई, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके उसको क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। ठीक है, मतलब क्या उसके जो अवयव रहते हैं वो काउंटेबल रहते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ये बताओ विश्व में जितने भी पुरुष रहते हैं आप उनके नंबर्स को काउंट कर सकते हो कि नहीं? ऑब्वियस है, जनसंख्या गणना होती है कि नहीं? आपके पूरे भारत में कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, पता है सरकार को। इसी तरह पूरे विश्व में कितने पुरुष हैं भाई आप गिन सकते हो, भले वो बहुत बड़ी संख्या आएगी लेकिन गिन तो सकते हो ना, काउंटेबल तो है ना। तो भाई जब अवयवों की संख्या काउंटेबल है तो परिमित समुच्चय है। क्या ये एक परिमित समुच्चय है? ठीक है, अगर अनकाउंटेबल होता तो अपरिमित हो जाता। नोट करिए, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा एक बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। नोट करिए, देखिए भाई एक बात को समझिएगा, क्या जो आपका रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है, या एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, क्या वो एक परिमित समुच्चय है? बताओ, क्या रिक्त समुच्चय क्या परिमित समुच्चय है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, 0, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। भाई हमको पता है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, 0 है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इस बात से कभी कंफ्यूज मत होना, एक परिमित समुच्चय है। रिक्त समुच्चय कैसा है? एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपरिमित के बारे में। चलिए अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ध्यान दीजिए। अपरिमित समुच्चय तो भैया ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, या यूं कहें कि अनकाउंटेबल हो या अपरिमित हो। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, ठीक है, या यूं कहें कि अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, या यूं कहें कि इनफाइनाइट हो, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल। अगर बोलिए तो भाई अगर आप सिंपल भाषा में इंग्लिश में बोलना चाहिए तो बोल दीजिए अनकाउंटेबल, मतलब क्या, जिसको हम गिन ना सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, मतलब अनिश्चित है, अपरिमित है। ठीक है, कि संख्या अपरिमित हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई, हम शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझने के लिए, इतना सफिशिएंट होता है। क्या अपरिमित समुच्चय? क्या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या अपरिमित हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। जैसे देखिए एक समुच्चय हमने दे दिया n, हमने क्या दिया n कैसा है, क्या क्या भैया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब बताओ क्या ये एक परिमित समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय? भैया n को अगर हम दिखाने बैठ जाए तो भैया 1 2 3 4 और ये एंड सो ऑन ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाता है। इसमें कभी आप अवयवों की संख्या को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना। तो जब अवयवों की संख्या को ही नहीं गिन सकते तो वो कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं भाई बताओ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बताओ भाई, क्या रियल नंबर के सेट को बताओ, तो ये भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। होल नंबर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को बताओ W, ठीक है, वो भी अपरिमित समुच्चय है। तो ऐसे ढेर सारे अपरिमित समुच्चय हैं, नोट करिए इसको। जैसा कि अगर हम भाई एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, अगर हम ये कहते हैं किसी रेखा पर, क्या भाई, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, क्या भैया, बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, देखिए अब किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, मान लो एक रेखा हमने बना ली, ये क्या है? लाइन है, रेखा है। ठीक है, अब इस पर बिंदु, अब आपको पता है कि रेखा कैसे बनती है या लाइन कैसे बनती है, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसके लिए समझिएगा। रेखा
ये जो आप ऐसे खींच देते हो ना, ये तो ठीक है बनाते हो ऐसे, लेकिन रेखा का जो निर्माण होता है वो ज्यामिति में ऐसे कुछ माना जाता है कि भाई कई ढेर सारे अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं, और वो मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कोई भी रेखा, कितनी भी छोटी रेखा हो भाई, इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, या इतनी ही हो, ठीक है, इसमें ये क्या है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। कहने का मतलब ये बनी तो बिंदुओं से है, लेकिन कितनी हम नहीं गिन सकते भाई, कितनी बिंदु है, अनंत बिंदु, वो बहुत ही पास पास है, और इतने पास है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, तो भाई हम नहीं बता सकते क्या कि किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, कितने बिंदु होंगे, हम नहीं बता सकते। तो ये एक अपरिमित समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा भाई। क्या इसमें अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु, आप नहीं बता सकते कितने बिंदु है, नहीं गिन सकते कितने बिंदु है। ठीक है, चलिए भाई, हमने रिक्त समुच्चय के बारे में जाना, हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में जाना। अब एक एग्जांपल है इसके बाद एनसीईआरटी में, उसको उसके माध्यम से समझेंगे परिमित और अपरिमित को और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि भाई मैथ्स में थ्योरी पढ़ना तो ठीक है, पढ़ना तो है, पड़ेगा ही भाई, वो तो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी भाई, उतना ही जरूरी, कहीं ज़्यादा नहीं, उतना ही जरूरी क्वेश्चन लगाना भी है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी को समझने के लिए क्वेश्चन तो लगाना ही, न्यूमेरिकल तो लगाना पड़ेगा, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल तो मस्ट है। ठीक है, चलिए, सिर्फ आप थ्योरी पढ़कर सारी बातों को नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए देखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू n लिखा है ना भैया, x एप्सिलॉन n लिखा है, n किसको डिनोट करता है, n किसको दिखाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, मतलब नेचुरल नंबर्स के समुच्चय को दिखाता है भैया। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि x माइनस 1, चलो इसको सॉल्व करें, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से, दो टर्म्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, ये x है भाई, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, दो टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो भैया दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो, तब तो मल्टीप्लिकेशन 0 होगा ना। क्लियर है ना, 0 कब आता है भाई। ठीक है, चलो तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर दें और एक बार इसको 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो x की दो वैल्यू 1,2 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस कंडीशन से ये आंसर आया। अब ये कंडीशन क्या है कि भैया ये क्या कहता है कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो भाई क्या चेक करो, ये दोनों नेचुरल नंबर है, यस है। तो इसका मतलब इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, 1,2 आएगा। ठीक है, अब देखो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं क्या, कितने अवयव हैं भैया, 2 अवयव हैं। तो कैसा समुच्चय है, कैसा समुच्चय है भाई, परिमित समुच्चय है। ठीक है, कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ध्यान रखिएगा, परिमित समुच्चय है। भैया परिमित का मतलब क्या, अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, हम गिन सके, उसको काउंटेबल हो। ठीक है, परिमित समुच्चय भाई डिफिनीशन में आप अपने शब्दों में भी बगल में नोट बनाकर लिख सकते हैं। परिमित समुच्चय क्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, परिमित समुच्चय। और अपरिमित क्या, जिसमें अवयवों की संख्या को ना गिना जा सके, अनकाउंटेबल हो। भाई एकदम सिंपलेस्ट डिफिनीशन ये है ये। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है भैया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या, x नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का एक अवयव है। चलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, प्लस का 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। तो देखिएगा स्क्वायर उधर या दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब जरा चेक करो, एक्स की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 2 आएगी क्या, प्लस माइनस 2 आएगी ना। अब देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस 2 आ गई, एक तो प्लस का 2 आ गई। एक कंडीशन, इस कंडीशन से हमारे दो आंसर ये आए। और ये क्या कहता है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या देखो दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो भैया -2 नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो x की ये वैल्यू मान्य नहीं होगी, सिर्फ ये हमारा सॉल्यूशन होगी। तो भैया इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ, इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं ना, कितने अवयव हैं, एक अवयव है भाई, कितने अवयव हैं, एक अवयव है। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। कैसा है, परिमित है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, देखें अगला। चलो यहाँ क्या बोलता है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, मतलब जो x आएगा वो कहाँ से आने चाहिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें से एक होना चाहिए। कहने का मतलब देखो इसका मीनिंग आप समझ रहे हो ना, कि जो x यहाँ जो x की वैल्यू आए
ठीक है, या यूं कहें कि ये जो x आए, कहने का मतलब इस समुच्चय में जो अवयव आए, ठीक है, वो कैसे हो, नेचुरल नंबर का सेट हो, ठीक है, मतलब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन बता रहा है। तो देखो जरा, यहाँ भी तो वही कंडीशन है कि जो भी इसके अंदर अवयव आए इस सेट में, इस समुच्चय में, वो क्या हो, नेचुरल नंबर के सेट हो, या यूं कहें नेचुरल नंबर के अवयव हों, प्राकृतिक संख्याओं के अवयव हों, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन तो ये हमको पता है, दूसरी कंडीशन ये पता है क्या, 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, उधर ले जाओ, तो x बराबर 1/2 आ गया ना। देखो यहाँ x की एक वैल्यू आई 1/2, और क्या बोला, और क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नहीं है भाई, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो भैया इसमें कोई अवयव आएगा क्या, तो भैया इसमें अवयव नहीं आएंगे। ये कैसा है, ये रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय कैसा होता है, हमने अभी आपको बताया, परिमित समुच्चय की श्रेणी में गिना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा है, रिक्त समुच्चय है, और अगर रिक्त समुच्चय है तो ये कैसा है, परिमित समुच्चय है, ठीक है, कैसा है, परिमित समुच्चय है। क्लियर है ये बात। चलो देखो अगला देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो ये इसका मतलब समझ गए कि इसमें जो अवयव आएंगे वो कैसे, नेचुरल नंबर के, या यूं कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के अवयव होने चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या कहता है, x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी हो, नेचुरल नंबर भी हो, तो भैया नेचुरल नंबर और अभाज्य संख्या है क्या भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये समझो, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि या तो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। तो भैया ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अनगिनत हैं, इनको गिन ही नहीं सकते भाई। बताओ ना, आप गिन सकते हो क्या कि जो नेचुरल नंबर भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, चाहिए गिन लो, गिनना चाहो गिन लो, 2 4 2 3 5 7 9 11 13 17, गिनते चले जाओ, 19, ठीक है, 23, ठीक है, 29 31, ठीक है, 37, गिनते चले जाओ, कोई अंतर नहीं, 41, ठीक है। तो भाई इसको हम क्या, अपरिमित समुच्चय कहते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपका जो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो अपरिमित होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, उनको नहीं गिन सकते हम, ठीक है। चलो यहाँ क्या बोला, फिर से बोल रहा है कि x क्या, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या भाई, इसका एक मतलब तो ये भी समझ में आता है ना कि x कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या, देखो x एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, सेट का फॉर्म नहीं समझ में आता, कि सेट के फॉर्म में जो हम बोलते हैं वो वहां आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता, तो एक बात समझ लो कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या, x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए बस, ठीक है। चलो अब देखो x एक विषम है, तो विषम भी हो और प्राकृत संख्या भी हो, ऐसी भैया विषम प्राकृतिक संख्याएं भी क्या है, अनंत हैं, क्या अनंत हैं, बताओ ना भाई, विषम भी हो प्राकृत भी हो, तो भैया प्राकृत तो एक से शुरू हो जाता, तो एक से अनंत तक जाता है। अब एक से लेकर विषम संख्या गिनना शुरू कर दो, तो भैया एक से विषम संख्या अनंत है, अपरिमित है, ठीक है। तो ये भी अपरिमित समुच्चय है। भैया आप विषम संख्याओं को गिन सकते हो क्या कि कितनी है, हाँ गिन सकते हो क्या, सारी जितनी भी विषम संख्याएं हैं और प्राकृतिक हैं, ठीक है, उनको गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते भाई, नोट करिए। चलिए अगले आगे चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी। चलिए भाई अब बात करेंगे समान समुच्चय के बारे में, ठीक है। समान जैसा ही नाम से देखो, सारे समुच्चय, जितने समुच्चय आपने पढ़े अभी तक, सब नाम से क्लियर हैं, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली कि कैसे समुच्चय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे समान समुच्चय बोल रहा है, अब समान का मतलब देखिएगा, समान का मतलब आपको पता है बराबर होता है भैया, इक्वल होता है, तो इक्वल सेट्स की बात करते हैं। तो ऐसे दो समुच्चय, क्या भैया, ऐसे दो समुच्चय, या दो से अधिक भी हो सकता है, या यूं कहें कि सिर्फ ऐसे समुच्चय लिखें, क्या, ऐसे समुच्चय जिनमें समान अवयव हों, समान अवयव हों, बस हो गया, इतना ही। ऐसे समुच्चय जिनमें समान अवयव हों, उनको क्या, इक्वल सेट्स बोलते हैं, बराबर समुच्चय बोलते हैं, समान समुच्चय बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिएगा, जैसे एक समुच्चय हमने ले लिया A, हमने कह दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक समुच्चय ले लिया B,
क्या भैया, एक समुच्चय बी ले लिया, इसको दे दिया 2 3 5 4 1, एक समुच्चय ले लिया सी, हमने कह दिया क्या 5 4 3 1 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या इनके जो अवयव हैं वो मैच करते हैं क्या? अगर इनके अवयव ए और बी के अवयव देखो क्या मैच करते हैं, 1 2 3 4 5 मैच कर रहे हैं, तो ए बराबर बी लिख सकते हैं, बताओ। और बी और सी के देखो 2 3 5 4 1 सारे मैच करते हैं, तो बी बराबर सी भी है, तो ए भी सी के बराबर है। तो कहने का मतलब ये तीनों समुच्चय कैसे हैं, बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, समान समुच्चय के बारे में सिर्फ एक ही है, क्या, जिनके अवयव समान हो। ठीक है, वो क्या है, समान समुच्चय। लिख लीजिए, नोट करिए, इस पर क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। चलो भाई, अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें बोलता है समान समुच्चय के युग्म छांटिए। ठीक है, और उसका कारण भी बताइए क्यों क्यों समान है। चलिए, तो पहला समुच्चय देखिए, पहला समुच्चय तो क्या है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक अवयव है 0, चलो ठीक है। दूसरा समुच्चय ये थोड़ा क्या हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि, इसको रोस्टर फॉर्म में। भाई जब आपका समुच्चय रोस्टर फॉर्म में होता है, या यूँ कहे टेबुलर फॉर्म में, या ठीक है सूची, चलिए भाई अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें क्या कह रहा है कि समान समुच्चय के युग्म छांटिए। ठीक है, ये आपके पास 5 समुच्चय दिए हुए हैं, और इनमें से जो समान है, जो इक्वल है, उनके युग्म छांटना है कि कौन कौन से समुच्चय हमारे इक्वल हैं, बराबर समुच्चय हैं। ठीक है, समान समुच्चय हैं। चलिए छांटते हैं। पहला देखिए, पहला तो ये हमारा 0, इसमें एक अवयव दिया हुआ है। ए समुच्चय कैसा है, इसमें एक अवयव है 0 है। ठीक है, बी देखिए, बी हमारा क्या है भैया, ये तो सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि में है ना, तो इसको क्या रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि समुच्चय का कंपैरिजन रोस्टर फॉर्म में, मतलब अगर हमको देखना है कि इसके अवयव समान है या नहीं, तो रोस्टर फॉर्म में करके करने पर थोड़ा आसान पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे आप पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। चलो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है 15 से बड़ा है। अच्छा 15 से बड़ा है, चलो 15 के बाद की संख्या लेनी है। जैसे कि अगर हम बोल दें कि भैया यहाँ ये 0 है, ये यहाँ कहीं 15 है। ठीक है, और ये आगे ऐसे x बढ़ता जाता है, इधर माइनस नेगेटिव नंबर आती हैं। ठीक है, अगर हमने ये बोल दिया तो 15 से बड़ा है, मतलब 15 के बाद वाली नंबर्स लेनी है। चलो, और क्या बोलता है, और x 5 से छोटा, 5 यहाँ कहीं आएगा, 5 से छोटा मतलब इधर वाली। तो भैया इन दोनों में से कॉमन ही तो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है भैया। क्या कोई x ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है कह लीजिए, मतलब इसमें इस समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं होगा। इसको ऐसा दिखाइए या फाई से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा भी लिखा रह दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई, इसको बोलते हैं फाई। फाई भैया ग्रीक वर्ड का एक लेटर है। ठीक है, ग्रीक वर्ड का फाई मतलब कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब देखो अगला देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ x कैसा है, x माइनस 5 बराबर 0, तो मतलब क्या x माइनस 5 बराबर 0 मतलब क्या, x बराबर 5 आएगा, तो इसमें एक अवयव आएगा 5। ठीक है, ये तो एकदम आसान था। यहाँ देखो, यहाँ से बोल रहा है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 25, क्या x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो चेक करो x बराबर क्या प्लस माइनस 5 आ जाएगा, तो दो अवयव आए इसमें, क्या प्लस का 5 और माइनस का 5, चेक कर लो। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ क्या बोला, सभी x का समुच्चय जहाँ कोलन है, कोलन का मतलब वेयर, सच दैट, जहाँ। ठीक है, ऐसा है कि, ऐसा भी बोल सकते हो भाई, हमने 2 तरीके आपको बताए थे, क्या, जैसे कि इसको पढ़ने का, सभी x का समुच्चय जहाँ x समीकरण इतना का एक धन पूर्णांक मूल है, या x ऐसा है कि x सभी समीकरण इसका एक धन पूर्णांक मूल है। ठीक है, 2 तरीके हमने बताए थे। तो चलिए आपके जिससे इच्छा हो आप उससे पढ़ो। तो सभी x का समुच्चय जहां x समीकरण इतना का एक धन पूर्णांक मूल है, तो पहले इसका मूल तो निकालें भाई, इसके मूल की बात कर रहा है, इसके हल की बात कर रहा है, तो पहले इसका मूल निकालते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 है। चलो उधर ही कर लेते हैं, उधर काफ़ी जगह है हम लोग के पास, इधर नीचे हो जाएगा ना। चलो, जैसे अगर हमको यहाँ सॉल्व करना हो कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, चेक करो 15 5 3 जब 15 5 माइनस 3 2 आएगा। x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं,
5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। भाई ये गुणनखंड आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बोलो कि गुणनखंड भी नहीं आता, ठीक है। इन दोनों से कॉमन लो, x कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 5 हो गया, यहाँ से 3 कॉमन लो, प्लस का 3, यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। और इन दोनों टर्म से क्या x माइनस 5 कॉमन ले लो, वही कॉमन है ही, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ 3 बराबर 0। तो देखो x की एक वैल्यू कितना आ जाएगी 5, एक वैल्यू -3 आ जाएगी। चेक कर लो भाई, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो 5 और -3। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और लगी, इसका हल तो ठीक है, लेकिन इसका क्या एक हल, एक धन पूर्णांक मूल होना चाहिए। मूल तो 2 आए, एक धन आया एक ऋण आया, धन 5 और ऋण 3, ये 2 आए। लेकिन क्या हमारे पास कंडीशन है धन पूर्णांक मूल होना चाहिए, तो इसका मतलब जो ई में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, सिर्फ 5 होगा, ठीक है, सिर्फ 5 होगा। बताओ क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। अब हमको देखो सभी समुच्चय पता चल गए, ठीक है, अभी हमको सभी समुच्चय पता चल गए। चलो देखते हैं क्या समुच्चय ए किसी के बराबर है, क्या ए बी के बराबर है। चेक कर लो, क्या ए में एक अवयव है 0 और बी में कोई अवयव नहीं है, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक। क्या ए सी के बराबर है, चेक करो भैया, इसका अवयव 0 है, इसका अवयव 5, तो भैया ए जो है वो सी के बराबर भी नहीं है, ठीक है। क्या ए डी के बराबर है क्या, चेक करो, इनके अवयव मैच नहीं करते, तो ए जो है वो डी के बराबर भी नहीं है, ठीक है, या यूं, ठीक है। क्या ए ई के बराबर है, इसका अवयव 0 और इसका 5, तो ए जो है वो ई के बराबर भी नहीं है। चलो अब बी का कंपैरिजन करते हैं। अब बी का ए के साथ मत करना, क्यों, क्योंकि भैया ए का बी के साथ पहले कर चुके हैं, तो बात तो एक ही है। तो बी का सी के साथ करो, देखो बी में एक बी रिक्त है, तो सी में क्या, सी में तो एक अवयव है, तो भैया बी जो है वो सी के बराबर भी नहीं होगा समुच्चय बी। अच्छा बी का डी के साथ करो, देखो बी में बी और डी देख लो भैया, बी और डी बराबर कब होते हैं, जब ये भी रिक्त और तो हो तो और ये भी रिक्त होता तब ना, लेकिन इसमें तो 2 अवयव है ना। तो बी का ई के साथ करो, देखो इसमें कोई अवयव नहीं, इसमें एक अवयव है, तो भैया बी समुच्चय बी ई के बराबर भी नहीं है, ठीक है। देखो हमसे यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि जो समान है, समान तो हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि कौन सा युग्म समान है। हम आपको एक एक कंपैरिजन इसलिए सिखा रहे हैं कि कंपेयर करना सीख लीजिए थोड़ा से, कि कैसे समान, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जितना किसी क्वेश्चन पर आप जितना टाइम बिताते हैं आपकी कंफ्यूजन से उतनी ज़्यादा क्लियर होती है और वो याद रहता है, ठीक है। अभी पता चला 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को करा सकते हैं, 10 सेकंड में करा कर ख़त्म कर दिया, आपको तुरंत तो समझ में आया, 1 घंटे बाद पता ही नहीं क्या किया था, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो बी का देख लिया, सी का देखो। अब सी का ए और बी से नहीं देखेंगे, क्योंकि ए का सी से और बी का सी से ऑलरेडी देख चुके हैं। सी का डी से देखो, इसमें +5 है, लेकिन इसमें +5 और -5 दोनों है, ठीक है। तो सी डी के बराबर भी नहीं है, सी समुच्चय डी के बराबर भी नहीं है, ठीक है। चलो सी का ई से कंपेयर करो, देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मतलब हम लिख सकते हैं समुच्चय सी बराबर समुच्चय डी। बताओ ये एक युग्म हमको मिला, ये एक युग्म हमको मिला। और देखो सी का ई के साथ, डी का ई के साथ देखो, यहाँ क्या +5 -5 है और ई में सिर्फ +5 है, तो भैया डी और ई भी बराबर नहीं होंगे, चेक कर लो, ठीक है। कायदे से देखिए, अभी हमने कहा ना ये क्वेश्चन तुरंत हो सकता था। भाई हमसे क्या बोला था, समान समुच्चय कि युग्म को छाटिए, देख लेते हैं सब। भाई अगर आप एक नज़र डालें तो यहाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 5 समुच्चय हैं। समान कौन से हैं भाई, हमको दिख गया है कि यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो सी और ई दोनों समान है। इतना लिखकर आंसर काम खत्म करते, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आया थोड़ा सा कि कैसे हम समान समुच्चय पहचानते हैं, कैसे समान पहचानते हैं, कैसे असमान। इसका मतलब क्या है, ये असमान समुच्चय है भैया, क्या असमान समुच्चय को ऐसे दिखाते हैं, इक्वल के ऊपर काट दीजिए, इसका मतलब नॉट इक्वल हो जाता है, तो असमान समुच्चय। इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, असमान समुच्चय, ए सी असमान समुच्चय, ए डी असमान, मतलब ये सारे के सारे असमान समुच्चय हैं, ये सारे के सारे असमान समुच्चय हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, ये हमारा समान समुच्चय है, ठीक है। अब आपसे कारण पूछा है कि कारण बताइए, तो कारण के लिए तो पहले ही हमने लिख चुका है भाई। कारण के लिए देखो सी को सॉल्व किया ये और ई को ये, तो भैया सी का जो अवयव है वो भी 5 है और ई का अवयव जो है वो भी 5 है। तो भैया जब ये देखो
अवयव इनके सेम है तो C बराबर E हो जाएगा। तो ये समान समुच्चय हो गया। इस भाई देखिए ये लिखने का एक फायदा ये भी होगा कि आपको असमान समुच्चय समझ में आ गया कि असमान समुच्चय क्या होते हैं, जिनमें अवयव मैच ना करे, वही हमारा क्या है, असमान समुच्चय। नोट करिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या बोल रहा है कि समान युग्म छाटिए। भैया ऐसा समुच्चय, भाई जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एक्स एक समुच्चय है, ठीक है, शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है, और बी जो है समुच्चय बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो बताइए क्या एक्स और बी इक्वल है कि नहीं, वही छाटना है। क्या समान युग्म में बताना है, क्या ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में युग्म दिया है, पेयर दिया है, मतलब दो समुच्चय दिए हैं, क्या वो बराबर है। तो भाई जरा देखो एक्स क्या है, एलॉय शब्द के, क्या एलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। अच्छा चलो इसका समुच्चय बना लेते हैं। भाई हमने बताया ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम क्या कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो भैया एलॉय का पहला लेटर ए लिखा, फिर क्या लिखा, एल लिखा, फिर एल आया। अब देखो रिपीटेशन नहीं होता, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। तो भैया एल, अब इस एल को छोड़ दीजिए, ओ लिख लो, वाई लिख लो, ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं बी कैसा है। बी कैसा है, बोलता क्या, लॉयल, क्या भैया, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। क्या है, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। चलो देखो लॉयल में अब क्या, एक एल आता है, एल आ गया, फिर ओ आ गया, फिर वाई आ गया, फिर ए लिख दिया, फिर एल आ गया। तो एल तो एक बार लिख चुके हैं ना, तो दोबारा एल नहीं लिखेंगे। देखो चलिए भाई हमने क्या किया, समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम अगला स्टेप क्या होगा, अब हम मैच करेंगे क्या समुच्चय एक्स के जो अवयव हैं वही समुच्चय वाई के भी अवयव हैं, क्या दोनों के अवयव समान हैं। चलो चेक करो, ए एल ओ वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि सेट एक्स मतलब समुच्चय एक्स समुच्चय ए के बराबर है। तो ये जो ये वाला युग्म बना एक्स और ए का समान समुच्चय है, ठीक है, समान समुच्चय, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में, नोट करिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वें का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है। अब देखिए ए के बारे में क्या दिया है, एन, ठीक है। इसका इन जनरल जो अवयव है एन लिख दिया है। आप एक्स लिख लो, एन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने बताया था एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल यहाँ है या जो अवयव यहाँ वही यहाँ, ठीक है। तो एन बोला कि एन इसका एक अवयव है, और एन कैसा है देखिएगा, एन कैसा इंटीजर है, पूर्णांक है भैया। जेड से हम पूर्णांक को दिखाते हैं, ठीक है। चलो एन क्या है, पूर्णांक है, और एन स्क्वायर मतलब वो जो पूर्णांक है उसका जो स्क्वायर है, मतलब उसका जो वर्ग है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है भाई कि अगर कोई एन है, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, वो 4 से छोटा या उसके बराबर कब होगा। देखो अगर हम बराबर की बात करें तो दो केस में, अगर n की वैल्यू क्या 2 ले लें तो भैया 2 का वर्ग, देखो 2 का वर्ग इस तरह क्वेश्चन हो चुका है, 2 का वर्ग कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर हो, जो कि लेस देन या इक्वल टू 4 है कि नहीं है, बताओ। 2 का वर्ग 4 होगा। अब अच्छा तो n की एक वैल्यू 2 आ गई, अगर n की वैल्यू हम -2 ले लें तो -2 का वर्ग भी 4 होगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो n की वैल्यू -2 भी हो गई। अगर अब देखो 2 और -2 हो गई। अब अगर और देखिए जरा ध्यान से, 1 ले सकते हैं क्या, 1 का 1 का स्क्वायर करो, देखो 1 का स्क्वायर 1 लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका वर्ग 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो भैया 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 4 से छोटा है। तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अच्छा -1 का अगर स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर क्या प्लस का 1 होता है, ठीक है, जो कि 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। अच्छा -1 हो गया, चलो ठीक है। अब अगर क्या, और क्या 0, देखो 0 भी तो एक पूर्णांक है, 0 भी तो एक पूर्णांक है। तो 0 का वर्ग ले लें तो 0 का वर्ग कितने के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा, जो कि 4 से छोटा है। तो भैया इसमें 0 भी आ जाता है। तो n की कितनी वैल्यूज आ गई भाई, देखो ध्यान से देखो कितनी वैल्यूज आ गई, 2 -2 1 -1 और 0, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटीजर्स है। आने के लिए तो n की वैल्यू हम 1.5 भी ले सकते थे, लेकिन वो इंटीजर ना होता,
ठीक है, क्योंकि 1.5 का भी स्क्वायर क्या 4 से लेस ही आता, बट वो इंटीजर नहीं था इसलिए नहीं लिया। इंटीजर भाई 2 - 2 1 0 0 मतलब पूर्णांक संख्याएं ही लेनी थी। तो भैया इसमें क्या आ गया 2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है 2 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। चेक कर लो ए में इतने अवयव आ गए। चलिए बी का करते हैं, ठीक है बी का करते हैं, देखिएगा बी में हमसे क्या बोलता है। ऐसा क्वेश्चन दो पहले कर चुके हैं, ठीक है इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, यहाँ सभी x का समुच्चय, यहाँ x क्या है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है मतलब जो भी x होगा वो एक वास्तविक संख्या होगा। चलो और x² - 3x + 2 = 0 दिया, तो चलो इसको पहले सॉल्व कर लेना, तब x की वैल्यू आएगी x² - 3x + 2, ठीक है इसको 2 को फैक्टराइज करो, 2 × 2, ठीक है तो 2 + 1 3 आएगा, x² - 2x - x + 2 = 0। चेक करो इन दोनों जगह से कॉमन है x, तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन -1, x - 2 = 0। इन दोनों टर्म्स से x - 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 = 0, ठीक है इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, इन दो पदों का मल्टीप्लाई क्या है 0 है, गुणा 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x - 2 = 0 मतलब x की वैल्यू 2, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या ये बताओ ये 1 और 2 एक वास्तविक संख्या है? यस ऑब्वियस है वास्तविक संख्या है, तो क्या इसके सॉल्यूशन में 1 और 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको ये चेक करना है क्या जो समुच्चय A और समुच्चय B हमने लिख रखे हैं ये दो का दोनों बराबर होंगे क्या, समान समुच्चय होंगे क्या, ये हमको चेक करना है। तो भैया ये कैसे चेक करेंगे, अगर दोनों के अवयव समान हो तो बात तो समान समुच्चय है। देखो जरा 2 इसमें है, -2 इसमें नहीं है, तो भैया अवयव मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हो समान नहीं है। भाई क्या हम लिख सकते हैं क्या ना A = ≠ B, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। इसका मतलब क्या समुच्चय A समुच्चय B के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है जरा इसको थोड़ा मैथमेटिकल ढंग से लिख देते हैं, ठीक है क्योंकि हमको पता है कि भाई कोई भी एक अवयव उठा लो इसका जो कि इसमें ना हो, -2 1 -1 0 हम, ठीक है किसी एक को हम -2 को ले लेते हैं। देखो हम क्योंकि हमको पता है, ठीक है सिंस आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि -2 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, अवयव है, बट जो -2 है वो सेट B का अवयव नहीं है, ठीक है जबकि क्या इन ऐसे अवयव कहने का मतलब क्या है कि इसमें वो अवयव होने चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें वो अवयव होने चाहिए जो इसमें भी हो, कहने का मतलब दोनों समान अवयव होने चाहिए ना। कहने का मतलब A के सारे अवयव B में होने चाहिए और B के सारे अवयव A में होने चाहिए, तब तो ये क्या समान समुच्चय होगा ना। देखिए ठीक है सिंस मतलब चूंकि -2 बस एक अवयव आप दिखा दो वो असमान हो जाएगा, सबको दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अवयव। -2 क्या सेट A में है, समुच्चय A से बिलोंग कर रहा है, समुच्चय A का अवयव है, लेकिन हिंदी में लिख लेना, हमने इंग्लिश में लिख दिया बट, लेकिन -2 जो है वो समुच्चय B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है समुच्चय B का अवयव है, इसलिए अब सब कुछ इंग्लिश में लिखा है तो इसको भी इंग्लिश में। इसलिए क्या सेट A ≠ सेट B, मतलब सेट A और सेट B कैसे हैं असमान समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें से युग्म छांटना था, तो इसका जो 8th का पहला वाला पार्ट किया था वो समान समुच्चय के युग्म में था और ये असमान समुच्चय का युग्म है, ठीक है इसको नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आप देखते हैं समतुल्य समुच्चय, ठीक है हम लोगों ने रिक्त समुच्चय देखा, समान समुच्चय देखा, परिमित अपरिमित देखा, आप देखते हैं समतुल्य समुच्चय क्या होता है, ठीक है। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। समान समुच्चय में क्या होता है उसमें उनके अवयव सेम होते थे, ठीक है अवयव उनके क्या होते थे सेम होते थे। यहाँ समतुल्य समुच्चय या इसको इक्विवेलेंट सेट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ अवयवों की संख्या समान होती है। क्या होती है भैया अवयव नहीं समान होते, जरूरी नहीं कि अवयव समान हो, अवयवों की संख्या, ठीक है। क्या समतुल्य समुच्चय ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, ध्यान रखिएगा क्या जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। क्या भैया ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, जैसे देखो एक समुच्चय हमने ले लिया A, ठीक है ये ले लिया 3 4 5, ठीक है एक समुच्चय ले लिया B, इसमें ले लिया A B C,
ठीक है। अब देखो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। और इसमें समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्या है, इसमें भी 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, क्या समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान है? तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ए तुल्य है, समतुल्य है। क्या समुच्चय ए समुच्चय बी के समतुल्य है। समतुल्य का साइन होता है भैया ये, क्या समतुल्य का साइन ये होता है, एक तरीके से, रुक जाओ, ठीक है, ये समतुल्य का साइन, इसका मतलब क्या, समुच्चय ए समुच्चय बी के समतुल्य है, समुच्चय बी के समतुल्य है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या जो आपका समान समुच्चय होता है या इक्वल सेट होता है, क्या वो उसमें और इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य में क्या क्या डिफरेंस है, जरा एक बात समझिएगा। ठीक है, समान समुच्चय में क्या होते हैं, अवयव समान होते हैं, अवयव सेम होते हैं। ठीक है, और उसमें अवयवों की संख्या भी सेम होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या अवयवों की संख्या भी सेम होती है। तो क्या कह सकते हैं, क्या कि जो समान समुच्चय होगा वो समतुल्य तो होगा ही। क्या भैया, वो समतुल्य तो होगा ही, क्योंकि उसमें भी अवयवों की, भैया अगर एक समुच्चय है, कोई ए ले लिया, ए बी सी, दूसरा भी ले लेंगे बी सी ए, तो भैया क्या अगर अवयव सेम है तो अवयवों की संख्या भी तो सेम है। तो क्या जो जितने भी क्या भैया समान समुच्चय है, इक्वल सेट्स हैं, वो सारे के सारे इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य समुच्चय हैं। ठीक, क्या सारे समतुल्य समुच्चय इक्वल समुच्चय कहलाएंगे? देखो ये समतुल्य तो है, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं, जितने भी समान समुच्चय हैं, वो सारे के सारे समतुल्य हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे समतुल्य समान है? नहीं, समतुल्य समुच्चय समान जरूरी नहीं कि समान समुच्चय हो। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और एक पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, देखिएगा, इसको नोट कर लिया होगा। तो भाई पॉइंट नोट करेंगे, क्या पॉइंट नोट करेंगे, देखिएगा कि समान समुच्चय, क्या समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, जबकि समतुल्य समुच्चय जरूरी नहीं है कि, या यूं कहें कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, जबकि समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो भी सकता है, आसान भाषा में लिखा रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, चलिए क्लियर है। जैसे कि भाई अभी एक एग्जांपल हमने लिया था कि इससे जस्ट पहले, ठीक है, इसमें समतुल्य में एक एग्जांपल लिया था कि वो समतुल्य था लेकिन समान नहीं था। और समान का, मान लो समान का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए सेट है, ये ए है, बी है और ये सी है। एक सेट बी ले लेते हैं, ये ले लिया बी सी ए। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, क्या बी सी ए, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये समान है क्या, ए बराबर बी, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। भैया ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है, तो ये समान है। क्या इसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, ठीक है, क्या अवयवों की संख्या भी बराबर है? तो भैया ये देखो, ये एक ऐसे समुच्चय है जो कि क्या समान है और समतुल्य भी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखना जरा, एक समुच्चय हमने ले लिया एक्स, ऐसा कोई समुच्चय ले लिया ए बी सी, ठीक है, हमने बोल दिया, और कोई वाई समुच्चय ले लिया, देखना ध्यान से, वाई समुच्चय ले लिया, क्या इसमें ले लिया 1 2 3 ऐसा ले लिया। तो देखना ध्यान से, अगर इसमें हम अवयवों की संख्या देखते हैं तो दोनों समुच्चयों में जो अवयवों की संख्या है वो 3 है, लेकिन क्या ये दोनों समुच्चय बराबर हैं? बताओ। तो नहीं भैया, ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि अगर दो समुच्चय समतुल्य हैं तो जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, समान समुच्चय हो, लेकिन दो समुच्चय अगर क्या बराबर हैं तो वो समतुल्य तो होगा ही। ठीक है, क्लियर बात है।
चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा जरा ध्यान से। एकल समुच्चय नाम से ही भाई, नाम देखो, एकल मतलब एक, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो। क्या? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या या अवयवों की संख्या क्या, अवयव की संख्या एक हो, ठीक है, सिर्फ एक हो। जैसे कि देखो हमने लिख दिया, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, ये आसान है। क्या सिर्फ लिख दिया हमने, क्या हमने यहाँ लिख दिया 5। तो देखो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या भैया? कार्डिनल नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश नाम है ये एक्चुअल में कार्डिनल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कहीं कार्डिनल नंबर बोले या अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। शायद ना बताया हो इससे पहले। चलो देखो, तो इसमें अवयवों की जो संख्या है वो एक है, तो ये एकल समुच्चय है। एक तो और समुच्चय लेते हैं बी। देखो इसमें बोल दिया सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स कैसा है, रियल नंबर, या सॉरी क्या बोल दिया, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। और एक्स के बारे में और क्या बता दिया, एक्स 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। जरा चेक करो, 3 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा भाई, एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, और 3 से बड़ा और 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है भैया, क्या सिर्फ एक आता है, 4, तो सिर्फ इसमें एक ही अवयव तो आएगा। तो मतलब क्या, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एक है, कार्डिनल नंबर इसका क्या है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक एकल समुच्चय समझ में आया होगा। यही टाइप्स ऑफ सेट खत्म होता है, समुच्चय के प्रकार। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।